जिसे सत्यजीत रे ने भारतीय पर्दे की सबसे खूबसूरत महिला कहा था, जिसने 1979 की सरगम से बॉलीवुड में आग लगा दी और श्रीदेवी को भी कड़ी टक्कर दी। आखिर रातों रात उस टॉप हीरोइन के साथ ऐसा क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं जया प्रदा की। आखिर किन भयंकर गलतियों ने उनके सुनहरे करियर पर कुल्हाड़ी मार दी? एक शादीशुदा आदमी से विवादित इश्क, इनकम टैक्स की खौफनाक रेड और राजनीति के गंदे दलदल ने कैसे इस सुपरस्टार को 6 महीने की जेल तक पहुंचा दिया। आज के इस कड़क और एक्सक्लूसिव वीडियो में हम जया प्रदा की जिंदगी के सबसे डार्क राज और उनके इस सबसे बड़े डाउनफॉल का पूरा कच्चा चिट्ठा डिकोड करेंगे। तो चलिए सच से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि जया प्रदा की कौन सी फिल्म या गाना आपका फेवरेट है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1979 से। उस दौर में बॉलीवुड पर हेमा मालिनी, रेखा और जीनत अमान जैसी अभिनेत्रियों का राज हुआ करता था। लेकिन तभी साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी लड़की हिंदी सिनेमा में कदम रखती है जिसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी और जिसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जिसे देखकर हर कोई बस उसे निहारता ही रह जाए। उस फिल्म का नाम था सरगम और उस लड़की का नाम था जया प्रदा। जब जया प्रदा ने ऋषि कपूर के साथ डफली वाले डफली बजा गाने पर डांस किया, यह फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि रातों रात जया प्रदा पूरे देश की धड़कन बन गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सत्यजीत रे, जिन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे महान डायरेक्टर माना जाता है, उन्होंने जब जया प्रदा को पर्दे पर देखा तो वो भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने खुलेआम कह दिया कि जया प्रदा भारतीय पर्दे की सबसे खूबसूरत महिला हैं। सोचिए, जिस अभिनेत्री को सत्यजीत रे जैसा दिग्गज यह कह दे, उसके लिए बॉलीवुड में कौन सा मुकाम हासिल करना बाकी रह जाता है। अमिताभ बच्चन से लेकर जितेंद्र और राजेश खन्ना तक हर बड़ा सुपरस्टार सिर्फ जया प्रदा के साथ काम करने के लिए तरसता था। एक वक्त ऐसा आ गया था जब फिल्म के पोस्टर्स पर हीरो से ज्यादा बड़ी तस्वीर जया प्रदा की छापी जाती थी, क्योंकि उनके नाम से ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई कर लेती थीं। लेकिन दोस्तों, शोहरत की यह ऊंचाई जितनी हसीन होती है, वहां से गिरने का दर्द उतना ही खौफनाक होता है। जया प्रदा की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उनके इस चमकते हुए स्टारडम को हमेशा के लिए ग्रहण लगाने वाला था। जया प्रदा के डाउनफॉल की कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर की सबसे भयंकर कोल्ड वॉर को समझना होगा। ये कोल्ड वॉर थी जया प्रदा और श्रीदेवी के बीच। दोनों ही अभिनेत्रियां साउथ से आई थीं, दोनों ही बेहद खूबसूरत थीं और दोनों ही 80 के दशक में बॉलीवुड की नंबर 1 की कुर्सी पर बैठने के लिए लड़ रही थीं। जब भी ये दोनों किसी फिल्म में साथ काम करती थीं, जैसे तोहफा या मवाली, तो सेट पर माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता था कि कोई किसी से बात तक नहीं करता था। कहा जाता है कि जितेंद्र और राजेश खन्ना ने एक बार फिल्म मकसद के सेट पर इन दोनों के बीच सुलह कराने के लिए इन्हें एक मेकअप रूम में बंद कर दिया था और बाहर से ताला लगा दिया था। उन्हें लगा कि दोनों अंदर बात करेंगी और गिले शिकवे दूर कर लेंगी। लेकिन जब 2 घंटे बाद दरवाजा खोला गया तो देखा कि दोनों अभिनेत्रियां मेकअप रूम के अलग अलग कोनों में खामोश बैठी थीं और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं था। जया प्रदा का एटीट्यूड और उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उन्हें लगता था कि उनका यह स्टारडम कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बॉलीवुड की दुनिया बहुत मतलबी है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जो उसकी पूरी सोच और उसकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देता है। जया प्रदा की जिंदगी में वो मनहूस दिन साल 1986 में आया। उस वक्त जया प्रदा बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन तभी अचानक एक सुबह उनके मुंबई वाले आलीशान बंगले पर इनकम टैक्स की एक बहुत बड़ी और भयंकर रेड पड़ गई। यह कोई आम रेड नहीं थी। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने उनके घर का कोना कोना छान मारा। उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए गए, उनके लॉकर फ्रीज कर दिए गए। मीडिया में जया प्रदा की तस्वीरें छपने लगीं और उनका नाम काले धन और टैक्स चोरी के मामलों में उछाला जाने लगा। जो जया प्रदा एक दिन पहले तक बॉलीवुड की क्वीन हुआ करती थीं, वो अचानक रातों रात
एक मुजरिम की तरह पेश की जाने लगीं। इस एक घटना ने जया प्रदा को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। वो गहरे डिप्रेशन में चली गईं। उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री को उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे साल दिए, जिन सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने करोड़ों की कमाई वाली फिल्में दी, उस मुश्किल वक्त में उनमें से कोई एक इंसान भी उनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनका सब कुछ खत्म हो गया है, उनका करियर, उनकी इज्जत, उनका पैसा, सब कुछ। और दोस्तों, जब इंसान अंदर से बहुत कमजोर होता है, डरा हुआ होता है, तब वो अक्सर अपनी जिंदगी के सबसे गलत फैसले लेता है। जया प्रदा ने भी इसी डर और अकेलेपन में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और खौफनाक गलती कर दी। जब इनकम टैक्स की उस रेड के बाद जया प्रदा बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं और उन्हें लग रहा था कि अब कोई उनका साथ नहीं देगा, तब उनकी जिंदगी में एक मसीहा बनकर एंट्री हुई एक फिल्म प्रोड्यूसर की, जिसका नाम था श्रीकांत नाहटा। श्रीकांत नाहटा उस वक्त बॉलीवुड के एक जाने माने फाइनेंसर और प्रोड्यूसर थे। जब पूरी इंडस्ट्री ने जया से किनारा कर लिया था, तब श्रीकांत ने आगे बढ़कर जया प्रदा का हाथ थामा। उन्होंने न सिर्फ जया प्रदा को इस इनकम टैक्स के भारी कानूनी झमेलों से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें आर्थिक और भावनात्मक रूप से भी बहुत बड़ा सहारा दिया। जया प्रदा, जो उस वक्त बुरी तरह से टूटी हुई थीं, उन्हें श्रीकांत में अपना एक रक्षक नजर आने लगा। धीरे धीरे यह सहारा और यह हमदर्दी प्यार में बदल गई। लेकिन दोस्तों, इस प्यार की नींव ही बहुत बड़े धोखे और समाज की नजरों में एक बहुत बड़े पाप पर टिकी थी। श्रीकांत नाहटा पहले से ही शादीशुदा थे। जी हाँ, जया प्रदा यह सब जानती थीं। वो जानती थीं कि जिस आदमी को वो अपना दिल दे बैठी हैं, वो किसी और का पति है। लेकिन प्यार और इमोशनल डिपेंडेंस में इंसान अंधा हो जाता है। जया प्रदा को लगा कि शायद श्रीकांत अपनी पहली पत्नी को तलाक दे देंगे और उन्हें अपना लेंगे। इसी उम्मीद और प्यार के अंधेपन में 22 जून 1986 को जया प्रदा ने श्रीकांत नाहटा से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। यह खबर जब मीडिया में लीक हुई तो पूरे देश में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। रातों रात जया प्रदा की इमेज एक घरेलू और संस्कारी हीरोइन से बदलकर एक घर तोड़ने वाली औरत की बन गई। उस दौर का भारतीय समाज आज की तरह ओपन माइंडेड नहीं था। एक शादीशुदा आदमी से शादी करना जया प्रदा के करियर के लिए एक विवादित फैसला साबित हुआ। लोगों ने उनसे नफरत करना शुरू कर दिया, उनके फैंस ने उनसे मुंह मोड़ लिया और फिल्म मेकर्स ने उन्हें अपनी फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। अगर आपको लगता है कि इस शादी के बाद जया प्रदा को प्यार और सुकून मिल गया था, तो आप बहुत गलत हैं। दोस्तों, यह जया प्रदा की जिंदगी का सबसे दर्दनाक और डार्क चैप्टर था। श्रीकांत नाहटा ने जया प्रदा से शादी तो कर ली थी, लेकिन उन्होंने अपनी पहली पत्नी चंद्रा को कभी तलाक नहीं दिया। सोचिए, जया प्रदा जैसी सुपरस्टार, जिसके एक इशारे पर दुनिया के बड़े से बड़े रईस और कुंवारे लड़के जान छिड़कने को तैयार थे, वो एक ऐसे रिश्ते में बंध गई थीं जहां उनका कोई वजूद ही नहीं था। श्रीकांत की पहली पत्नी ने इस शादी का बहुत विरोध किया, लेकिन श्रीकांत ने साफ कर दिया कि वो अपनी पहली पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। नतीजा यह हुआ कि जया प्रदा को कभी भी श्रीकांत के घर में कदम रखने की इजाजत नहीं मिली। वो श्रीकांत की दूसरी पत्नी बनकर रह गईं, जिन्हें समाज ने भी नकार दिया और उनके खुद के पति के परिवार ने भी। जया प्रदा ने कई सालों तक इस उम्मीद में इंतजार किया कि शायद एक दिन उन्हें वो इज्जत, वो हक मिलेगा जो एक पत्नी का होता है। उन्होंने कई इंटरव्यूज में अपना दर्द बयां करते हुए कहा था कि मैंने प्यार किया था और प्यार में इंसान स्वार्थी हो जाता है। मुझे लगा कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। जया प्रदा कभी मां नहीं बन पाई। इस अधूरे रिश्ते, अकेलेपन और मानसिक तनाव ने उनकी बची खुची फिल्मों और उनकी खूबसूरती दोनों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। 80 के दशक के अंत तक आते आते जया प्रदा का फिल्मी करियर लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो क्वीन, जो कभी श्रीदेवी से मुकाबला करती थी, अब बी ग्रेड फिल्मों और साइड रोल्स में सिमट कर रह गई थी। जब बॉलीवुड के दरवाजे जया प्रदा के लिए बंद होने लगे और उनकी पर्सनल लाइफ एक मजाक बनकर रह गई, तो उन्होंने एक नई दिशा में कदम रखने का फैसला किया। साल 1994 में उन्होंने राजनीति की दुनिया में एंट्री मारी। उन्होंने अपने होम स्टेट आंध्र प्रदेश में लेजेंडरी एक्टर और राजनेता एन टी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी को ज्वाइन कर लिया।
शुरुआत में ऐसा लगा जैसे जया प्रदा को उनकी खोई हुई शोहरत वापस मिल गई है। वो जहां भी रैलियां करने जाती थीं, लाखों की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ती थी। उनकी रैलियों में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। एनटीआर भी जया प्रदा की इस पॉपुलैरिटी से बहुत खुश थे। लेकिन दोस्तों, राजनीति का दलदल बॉलीवुड की दुनिया से भी ज्यादा खतरनाक और गंदा होता है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। जल्द ही टीडीपी के अंदर ही सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर के खिलाफ बगावत कर दी और पार्टी पर कब्जा कर लिया। इस अंदरूनी राजनीति और गुटबाजी में जया प्रदा बुरी तरह पिस गईं। चंद्रबाबू नायडू के साथ उनकी अनबन इतनी बढ़ गई कि उन्हें मजबूरन उस पार्टी को छोड़ना पड़ा जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। एक बार फिर जया प्रदा बीच चौराहे पर खाली हाथ खड़ी थीं। टीडीपी छोड़ने के बाद जया प्रदा का राजनीतिक करियर खत्म होता नजर आ रहा था। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री हुई जिसने उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बाहुबली की तरह स्थापित कर दिया। वो शख्स थे समाजवादी पार्टी के तत्कालीन कद्दावर नेता अमर सिंह। अमर सिंह के कहने पर जया प्रदा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुई भारत की राजनीति की सबसे भयंकर, सबसे गंदी और सबसे डरावनी दुश्मनी, जया प्रदा बनाम आजम खान। शुरुआत में आजम खान ने ही जया प्रदा को चुनाव जीतने में मदद की थी, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच की दरार एक गहरी खाई में बदल गई। आजम खान ने जया प्रदा पर ऐसे ऐसे भद्दे, घटिया और अपमानजनक कमेंट्स किए जिन्हें कैमरे पर दोहराना भी शर्मनाक है। उन्होंने जया प्रदा की इमेज को पूरी तरह से तार-तार करने की कोशिश की। जया प्रदा ने कई इंटरव्यूज में यह गंभीर आरोप लगाया कि रामपुर में उनके चरित्र को लेकर आपत्तिजनक सामग्री बंटवाई गई और उन्हें अपनी सुरक्षा का भी डर सताने लगा था। हालांकि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप थे, लेकिन इसने उनकी छवि को काफी संघर्षपूर्ण बना दिया। सोचिए दोस्तों, जिस हीरोइन को एक जमाने में लोग पलकों पर बिठाते थे, उसे राजनीति के इस गंदे खेल में अपनी इज्जत और अपनी जान बचाने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही थीं। इस पूरी खौफनाक राजनीतिक लड़ाई में जया प्रदा का सिर्फ एक ही इंसान ने साथ दिया और वो थे अमर सिंह। अमर सिंह जया प्रदा के राजनीतिक गॉडफादर बन चुके थे। जया प्रदा अमर सिंह पर आंख मूंद कर भरोसा करती थीं। लेकिन राजनीति में किसी एक व्यक्ति पर इतना ज्यादा निर्भर होना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का कद बढ़ने लगा, अमर सिंह की ताकत कम होने लगी। पार्टी के अंदर अमर सिंह के खिलाफ एक बहुत बड़ी लॉबी तैयार हो गई और चूंकि जया प्रदा पूरी तरह से अमर सिंह के खेमे में थीं, इसलिए उनका भी निशाना बनना तय था। साल 2010 में वो दिन भी आ गया जब समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह और जया प्रदा दोनों को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर हमेशा के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जया प्रदा के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने अपना फिल्मी करियर छोड़कर राजनीति को ही अपना सब कुछ मान लिया था और अब वो राजनीति भी उनके हाथों से रेत की तरह फिसल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने अमर सिंह के साथ मिलकर अपनी एक नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच भी बनाई, जो बुरी तरह फ्लॉप रही और अंत में 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। लेकिन तब तक उनका वो राजनीतिक करिश्मा और उनका वो जनाधार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो रामपुर से हार गईं और उसके बाद धीरे धीरे वो राजनीति के पन्नों से भी गायब सी हो गईं। दोस्तों, जब इंसान का वक्त खराब होता है तो आसमान से भी पत्थर बरसने लगते हैं। जया प्रदा की जिंदगी में त्रासदियों का अंत यही नहीं हुआ था। उम्र के जिस पड़ाव में इंसान सुकून की तलाश करता है, उस उम्र में जया प्रदा को कोर्ट कचहरी और जेल की सलाखों का सामना करना पड़ा। ये पूरा मामला जुड़ा है चेन्नई के एक मूवी थिएटर से। अगस्त 2023 में चेन्नई की एक अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो सबके लिए हैरानी भरा था। सालों तक चले इस कानूनी मामले में कोर्ट ने नियमों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए जया प्रदा को 6 महीने की जेल और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि कानूनी प्रक्रिया में ऊपरी अदालत में अपील के विकल्प होते हैं,
लेकिन मीडिया और जनता के लिए अपनी चहेती स्टार को कानूनी कटघरे में देखना एक बड़ा झटका था। आखिर माजरा क्या था? दरअसल जया प्रदा और उनके पार्टनर्स ने चेन्नई में रामराज नाम का थिएटर खरीदा था, जो घाटे के कारण बंद हो गया। असली घपला यह था कि कर्मचारियों के वेतन से काटा गया ईएसआई का पैसा सरकारी खाते में जमा ही नहीं किया गया। सालों केस चला और अंततः कोर्ट ने जया प्रदा की पैसे चुकाने की दलील खारिज कर दी। नियमों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उन्हें 6 महीने की जेल और जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। इसके कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश की रामपुर कोर्ट ने भी चुनाव आचार संहिता के पुराने मामलों में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। जो अभिनेत्री कभी करोड़ों दिलों की रानी थी, उसे पुलिस तलाश रही थी। दोस्तों, जरा सोचिए, 1979 में सरगम से पूरे देश को नचाने वाली और शोहरत की बुलंदियों पर बैठी जया प्रदा को आज कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस कहानी से एक कड़वी सीख मिलती है कि इमोशनल होकर लिए गए गलत फैसले कैसे किसी का भी पतन कर सकते हैं। जया प्रदा के 3 सबसे बड़े गलत फैसले थे। पहला, इनकम टैक्स रेट से डरकर सहानुभूति में एक शादीशुदा आदमी श्रीकांत नाहटा से शादी करना, जिसने उनका संस्कारी स्टारडम खत्म कर दिया। दूसरा, राजनीति में बिना रणनीति के सिर्फ एक इंसान अमर सिन्हा पर आंख मूंद कर भरोसा करना। और तीसरा, बिजनेस में भारी लापरवाही, जिसका अंजाम उन्हें सजा के रूप में भुगतना पड़ा। अगर 1986 की उस रेड के बाद वो हार न मानती तो आज वो बॉलीवुड की टॉप और सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में होती। आपको क्या लगता है, जया प्रदा के इस पतन के लिए किस्मत जिम्मेदार थी या उनके खुद के विवादित फैसले? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर यह कड़क और डीप रिसर्च रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। ऐसी ही बिना मिलावट वाली इनसाइड खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हमेशा सच का साथ दें। जय हिंद, वंदे मातरम।